देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर। नाइमेक्स पर WTI क्रूड का दाम $50 के भी नीचे फिसल गया है। सप्लाई बढ़ने के अनुमान से कच्चे तेल की कीमतों में ये दबाव हमें दिख रहा है। ये पिछले 3.5 महीने का सबसे निचला स्तर है। वहीं ब्रेंट में $57 के नीचे कारोबार हो रहा है। दरअसल मई में सऊदी अरब का कच्चा तेल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आपको बता दें, पूरे ओपेक में सऊदी अरब सबसे ज्यादा क्रूड का प्रोडक्शन करता है। आज अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की इन्वेंट्री रिपोर्ट भी आने वाली है। वहीं सोना भी लगातार पिछले 5 साल के निचले स्तर पर है। कॉमेक्स पर इसमें $1100 के पास कारोबार हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज कमजोरी देखने को मिल रही है और इन सब कंडीशंस के बीच में मॉनसून भी कई इलाकों में दस्तक दे रहा है। लेकिन एक नजर कैसे खुल रहा है आज कमोडिटी बाजार। सबसे पहले सोने और चांदी पर एक नजर। चांदी 34,000 के साथ खुल रहा है और इसमें आज कमजोरी हमें दिख रही है। लाल निशान में चांदी है। वहीं सोने में गिरावट का दौर जारी है। 25,000 के स्तर को तोड़ते हुए 24,948 पर सोना आज नजर आ रहा है। क्रूड में भी नरमी है। 3,224 के साथ लाल निशान पर क्रूड खुल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज कमोडिटी बाजार की ओपनिंग में हमें लाल निशान ज्यादा दिख रहा है। लेकिन नेचुरल गैस अच्छी खबर लेकर आ रहा है। 180 रुपए पर नेचुरल गैस हरे निशान के साथ ओपन हो रहा है आज। मेटल पैक में सबसे पहले कॉपर 352 रुपए 35 पैसे के साथ अच्छी ओपनिंग दे रहा है। निकल में दबाव 742 रुपए 90 पैसे पर निकल नजर आ रहा है अभी फिलहाल। और एल्यूमिनियम 105 रुपए 35 पैसे के साथ ओपन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर लेड है आपके सामने 115 रुपए पर लेड तेजी के साथ खुल रहा है हरे निशान में लेड नजर आ रहा है। जिंक में दबाव है 130 रुपए 40 पैसे के साथ जिंक ओपन हो रहा है आज भारतीय कमोडिटी बाजार में। कुछ एग्री कमोडिटीज में सबसे पहले सोयाबीन 3,392 हरे निशान के साथ सोयाबीन खुलता हुआ नजर आ रहा है। मस्टर्ड सीड में दबाव देखने को मिल रही है 4,198 के साथ मस्टर्ड सीड। जीरा वही 16,000 के साथ ओपन होते हुए हरे निशान में ट्रेड कर रहा है अभी। और एक नजर चीनी पर। चीनी में दबाव देखने को आज भी मिल रहा है। लगातार चीनी में हमें की दबाव प्रेशर देख रहे हैं। और वहीं धनिया 12,103 के साथ हरे निशान पर खुलता हुआ। तो हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट भी, उनसे राय लेंगे। चना 4,574 के साथ मेरे साथ अब हैं आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव। रविंद्र जी गुड मॉर्निंग। सोने को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहां से आप और गिरावट देखेंगे? आज इसमें क्या करने की सलाह देंगे सर? जी सोने में मुझे अभी भी बेरिशनेस कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। हालांकि कल इवनिंग सेशन में ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं था गोल्ड में, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल गोल्ड में 1080 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड है ऑन द कॉमेक्स, क्योंकि गोल्ड में कोई अभी फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है, बुलिश ट्रिगर्स, और जो भी इंडिकेशंस है दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स बेरिशनेस। तो मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा और अगर इसमें कोई भी रैली मिलती है टुवर्ड्स 1110 या 1115 दैट शुड बी यूज्ड एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में करीबन 25,100 तक अगर रैली मिलती है तो एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। 25,200 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। और नीचे में मुझे लगता है कि 24,800 एक पॉसिबल टारगेट है आज के लिए। ओके, यानी सोने में जो है गिरावट और गहराई की आप 1,080 का स्तर भी कॉमेक्स में देख रहे हैं सोने के लिए। लेकिन चांदी में भी अच्छी खासी नरमी देखने को मिल रही है, इस पर क्या व्यू है सर? चांदी में देखा कि जैसे गोल्ड कल टूट रहा था वैसे चांदी में हमने फॉल नहीं देखा है, क्योंकि गोल्ड में फॉल वाज बिकॉज जो चाइना में जो गोल्ड की सेलिंग हुई थी, जो 5 टन गोल्ड की सेलिंग हुई थी शंघाई एक्सचेंज पे कल मॉर्निंग सेशन में, उसके वजह से गोल्ड में ज्यादा प्रेशर था। बट सिल्वर में हमने वो प्रेशर नहीं देखा है। बट मुझे नहीं लगता है कि सिल्वर भी ऊपर में सस्टेन कर पाएगा, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स ऑल्सो प्रेशियस मेटल और गोल्ड को फॉलो करेगा। सिल्वर में मुझे 34,300 से 34,400 का एक रैली पे सेल करने का अपॉर्चुनिटी लग रहा है। नीचे में 33,800 तक के टारगेट्स ले सकते हैं और ऊपर में स्टॉप लॉस इसका 34,600 के आसपास होना चाहिए। एक का कमोडिटी जिसमें हमें दबाव दिख रहा है वो नाइमेक्स पे क्रूड $50 के नीचे है। इसमें आज आप क्या करने की सलाह देंगे? क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी?
क्रूड में भी मेरा व्यू बेरिश का ही है। ऊपर में 3250 के आसपास अगर एक बार प्राइस मिलता है तो एक बार शॉर्ट किया जा सकता है क्रूड में। नीचे में 3000 के लेवल्स एक्सपेक्टेड है। क्रूड में भी कोई मेजर बुलिश ट्रिगर्स नहीं है। ईरान डील और जो इन्वेंट्री लेवल्स है अगर वो देखें तो सप्लाई ग्लट अभी भी एक वरिंग फैक्टर है और इस वजह से क्रूड लगता है कि एक प्रेशर बना रहेगा। हालांकि नीचे के लेवल्स पे एक बार सपोर्ट ले सकता है। ऑन द नाइमेक्स 48 से $47 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो हो सकता है कि प्राइसेस वहां पे आके एक बार सपोर्ट ले, लेकिन यहाँ से अभी भी $2 की फॉल की पॉसिबिलिटी है। सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 3100 एज द टारगेट। सो इसको उछाले पे बेच के चल सकते हैं। रविंद्र जी, बेस मेटल्स में आज आपकी नजर कहाँ रहेगी? बेस मेटल्स में मुझे ओवरऑल कॉपर में काफी वीकनेस लग रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है कि 354 का एक लेवल अच्छा होगा सेलिंग के लिए। 356 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में मुझे लगता है 348 तक के प्राइस पॉसिबल है। लेकिन ओवरऑल भी अगर हम देखें तो पोजिशनली भी कॉपर में एक दबाव बना रहेगा और ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें 330 से 340 तक के टारगेट्स इन द शॉर्ट टर्म पॉसिबल है। थैंक यू सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। रविंद्र राव, आनंद राठी कमोडिटीज के। आज जब कमोडिटी बाजार खुले हैं तो किन लेवल्स पर रहेगी नजर, कहां अपना स्टॉप लॉस रखें, बताते हुए जानकारों को एग्री कमोडिटीज में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। जियोफिन कॉमट्रेड के मुताबिक एनसीडेक्स पर सोयाबीन में 3420 रुपए पर बिकवाली करे, नीचे के में भाव 3335 रुपए तक गिर सकता है। इस सौदे में 3495 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी चना है, इसमें 4615 रुपए पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। ऊपर में भाव 4690 रुपए तक जा सकता है। इस सौदे में 4555 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस का जरूर ख्याल रखें। तो इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। आगे आपके लिए लेकर हाजिर रहेंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार सुबह हरे निशान के साथ खुले, फिर हल्की मुनाफा वसूली का दौर हमने देखा और अब वापस रिकवरी की बात पर। सेंसेक्स में हमें करीब 61 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और साथ ही में निफ्टी भी करीब 16 अंकों की मजबूती के साथ 8619 पर कारोबार कर रहा है। लेकिन हाँ, ब्रॉडर मार्केट जरूर दबाव में नजर आ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे करीब 9 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 13,750 पर मिड कैप है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालते हैं, बहुत ही कम फासला है। लेकिन हाँ, अभी भी आप देखेंगे कि अगर 647 शेयर्स हैं जो बढ़ने वाले हैं तो 653 शेयर हैं जो गिरने वाले हैं। फासला बहुत कम है, लेकिन बाजार अभी एक मजबूत फेस लेकर के मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है और सबसे ज्यादा बाजार को सपोर्ट करने में इन्फोसिस कामयाब रहा है। Q1 के जो नतीजे पेश किए इन्फोसिस ने, उसके दम पर आज इन्फोसिस सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 10% की बढ़त हम इन्फोसिस में देख रहे हैं। वही भारती एयरटेल की नई डील की वजह से हम देख रहे हैं भारती एयरटेल में भी तेजी है। टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, आइडिया सेल्युलर, ये कुछ काउंटर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। निफ्टी में वो कौन से शेयर्स हैं जो आज गिर रहे हैं, उनमें सन फार्मा, जिस तरह से उन्होंने अपनी रेवेन्यू अर्निंग्स को लेकर वार्निंग इशू की है, इसका दबाव साफ तौर पर दिख रहा है। 12% से भी ज्यादा की कमजोरी हमें सन फार्मा में देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी कमजोर है। वेदांता, ल्यूपिन, ये सभी वो काउंटर्स हैं जो कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी अभी तक तो दबाव ही देखने को मिल रहा है। शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मानस, निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी होगी आज के लिए आपकी सर? गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी तो फिलहाल निफ्टी 8600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट देखने को मिला है निफ्टी पे चार्ट्स में, और मैं समझता हूँ कि 8765 8775 की रेंज तक निफ्टी आने वाले दिनों में शायद हमें देखने को मिलेगा। जहां तक बात इंट्राडे की है, मैं समझता हूँ यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए जिसके स्टॉप लॉसेस 8587 के आसपास रहेंगे और पॉसिबल है कि हम इंट्राडे में एक बढ़िया रिकवरी देखें निफ्टी में, जिसमें निफ्टी 8675 8685 के लेवल्स टेस्ट करें। तो बिल्कुल लॉन्ग करने की ही सलाह रहेगी।
ओके, और अब हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ अपने शेयरों पर सवाल पूछने के लिए। जोधपुर से सुरेश जी है मेरे साथ। नमस्ते सुरेश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पोर्टफोलियो में? हाँ मैडम, मेरे पास है एक तो TCS है 240 शेयर है, 260 रुपए के पास है। ओके। और HDFC बैंक है 125 शेयर, 280 रुपए के पास है। ओके, दोनों में ही बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है सुरेश जी। तो आप क्या प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या और ऐड करना चाहते हैं या इंतजार करना चाहते हैं? आपका क्या मन है अभी? मेरा मन ये है कि मेरे ये जो है स्टॉक ये 10 गुना हो जाए। चलिए, लेकिन अभी भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सुरेश जी, लेकिन अच्छा लगा आप अभी भी बरकरार रहना चाहते हैं। मानस TCS में बहुत अच्छे प्राइस पे उन्होंने खरीदा था, देखिए क्या शानदार मुनाफे पर बैठे हुए हैं, 2320 रुपए का मुनाफा। इसी तरह HDFC बैंक में भी बहुत अच्छा उन्हें मुनाफा हो रहा है और आज इस कंपनी के रिजल्ट भी है, लेकिन कह रहे 10 गुना हो जाएगा। क्या कहेंगे मानस आप इन्हें? देखिए, दोनों ही बहुत ही बढ़िया स्टॉक हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और जिस तरह TCS ने पिछले दिनों लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है, मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल तो अभी भी काफी है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए TCS का, तो एक बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन दिखेगा, जो कि काफी समय से देखने को मिल रहा है 2800 2400 की रेंज में। बट अगर ये कंसोलिडेशन रेंज को अपसाइड ब्रेक करेगा तो एक बहुत बड़ा टारगेट आता है। 10 गुना तो नहीं, लेकिन मैं कम से कम 8 to 10 मंथ्स का व्यू जरूर दे सकता हूं। और मैं समझता हूं कि अगर 2800 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो वहां से कम 600 से 700 रुपए का अपमूव TCS में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तो बिल्कुल बने रहना चाहिए और चिंता तो तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक स्टॉक 2300 के नीचे ना जाए। जहां तक बात HDFC बैंक की है, देखिए फ्लेवर है, प्राइवेट बैंकिंग फ्लेवर है रैली का। और HDFC बैंक ने ऑलरेडी लोअर लेवल से बहुत ही बढ़िया रिकवरी दिखाई है। पिछले दिनों स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, फिर से एक अपमूव दिखाया और 1100 के अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अगर हम एक साल का करीब व्यू लें तो पॉसिबल है स्टॉक 1300-1310 तक के लेवल्स टच कर सकता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल बने रहने की सलाह है। अगर ये चाहे और अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका स्टॉप लॉस 1025 के नीचे होगा। ओके, 1025 का एक स्टॉप लॉस, इसका जरूर ध्यान रखें। वैसे आज HDFC बैंक पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि आज ये बैंक अपने Q1 रिजल्ट्स पेश करने वाला है और किस तरह का प्रेशर इनके एसेट पर है और किस तरह से ये पैन आउट होता है अगले क्वार्टर्स के लिए, इस पर रहेगी हमारी नजर। तो HDFC बैंक के नतीजों से जुड़ी हर जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल धनंजय कुमार है मेरे साथ मुंबई से, सुनते हैं कि क्या है इनका सवाल। धनंजय जी के पास चलते हैं। मेरा सवाल फार्मा सेक्टर के ऊपर है। फार्मा सेक्टर में सभी कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस अभी हाल के दिनों में काफी बढ़े हैं और बहुत हाई पी पर ट्रेड कर रहे हैं, 40 या 50 पर। तो क्या इस तरह की कंपनियों में बने रहना उचित है? सेकंड ये है कि कुछ छोटी फार्मा कंपनीज हैं जो काफी लो पीई पर ट्रेड कर रही हैं, लाइक डिशमैन फार्मा, ग्रैन्युल्स इंडिया। इनमें क्या हमें बने रहना चाहिए या इसमें और खरीदारी हम कर सकते हैं? ओके, सो फार्मा सेक्टर में इनकी रुचि है, लेकिन आज फार्मा का एक स्टॉक सन फार्मा बहुत गिरा हुआ है। खैर, सन फार्मा के अलावा हम पूरे अगर सेक्टर की बात करें तो मानस, आपको क्या लगता है फार्मा सेक्टर में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है मौजूदा प्राइस लेवल्स पर? देखिए, फार्मा ने बहुत ही अच्छे दिन देखे हैं पिछले करीब 2-2.5 साल के अंदर। बट अब वो समय नहीं है कि आप आग बंद करके कोई भी फार्मा स्टॉक में अगर बेट लेते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। अब वो टाइम आ गया है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में बढ़िया फार्मा स्टॉक्स ही रखने हैं जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। जहां पहली चीज तो जहां अंडर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है वहां पर आपको निवेश नहीं रखना है, आपको निवेश रखना है जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। अगर एक स्टॉक चूज करना हो तो वो मैं समझता हूँ अभी भी अरबिंदो फार्मा रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया रैली देख चुके हैं पिछले सालों में अरबिंदो फार्मा में। उसके बाद भी देखिए, कंसोलिडेशन के बाद जब स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ी रैली के बाद जब कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ी रैली फिर से आने की उम्मीद होती है। तो अगर हम करीब 1 साल का व्यू लें तो मैं समझता हूँ कि 920 से लेकर 940 तक के लेवल्स अरबिंदो फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बेट करने की राय रहेगी, बट अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें 650 रुपए के नीचे। इसी के साथ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे इंडियन शीरिंग लीग का अपडेट।
सी आवाज पर चल रहे इंडियन ट्रेडिंग लीग के महामुकाबले में ट्रेडर्स विमेन लीग में ताजा स्थिति के लिए सीधे चलते हैं सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। तो भारी उतार चढ़ाव के बीच ट्रेडर्स लीग में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और देखते हैं ताजा हाल क्या चल रहा है, कौन किस पायदान पे और किसने कितनी अब तक कमाई की। तो लीडिंग जो प्लेयर्स है उसमें हेमंत बिष्ट 53% की शानदार कमाई करके चल रहे हैं, वहीं राजकुमार चौधरी 52% की उछाल के साथ काम कर रहे हैं। तो ये आप एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा देखिए कि बाजार जहां थोड़ा सबड्यूड है वहां पे 50% से ज्यादा तक के रिटर्न ही कमा चुके और अमित कुमार भी ज्यादा पीछे नहीं, वो भी 52%, यानी दूसरी और तीसरी पोजीशन का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम है। वहीं प्रतीश 36% के गेन के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन विमेंस वाले सेगमेंट में देखते हैं वहां किस तरीके का कारोबार चल रहा है, कौन बाजी मार रहा है। स्वाति सिंह लगातार अपनी पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं और 16% का रिटर्न, नॉट बैड, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से चल रहा है उसमें 16% का गेन बनाना भी काफी बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे है एक सरस्वती को भी देखिए 12% के रिटर्न के साथ नंबर 2 की पोजीशन पर है। तो इस लीग में भी आप देखिए 10 से 16% तक के ह्यूज गेन्स यहाँ पे ले रहे हैं। मार्केट किधर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मूवर्स एंड रैंकर देखें किस तरीके से लोग एक दूसरे के पायदान को चेस कर रहे हैं। शेकर्स में अभिषेक कुमार गुप्ता 2005 रैंक थी, 2005, और अब वो ऊपर आ चुके हैं 12वीं पोजीशन पे। बहुत बड़ी छलांग इन्होंने लगाई है। वहीं 1991 की रैंक थी, वो 12वीं रैंक पे आ चुके हैं। तो जबरदस्त उछाल वहां पे भी है। लेकिन महिलाओं वाले इसमें अगर आप देखेंगे तो ज्योति कुशवाहा जो एक बार की विनर भी रह चुकी हैं, ये तीसरी रैंक से गिर के 586 रैंक पे चली गई है और 34% का भारी नुकसान इनको हुआ है, इस वजह से रैंक बदली है। वहीं रजनी बंसल पहली पोजीशन पे थी, वो गिर के 584 पोजीशन पहुंच गई। तो यहाँ पे भी जबरदस्त उतार चढ़ाव, इनको भी 22% नुकसान। देखिए आप जिस तरीके से नुकसान होता है उससे पायदान कितनी तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन इस उतार चढ़ाव में कमाई का मौका आपके पास भी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि ITL में जाइए, वहां पे रजिस्टर करिए, indiantradersleague.com पे अपने आप को रजिस्टर करिए और उसके बाद उसमें आप कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखिए। चाहे तो आप शेयर भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कैश ही दें उनको। और उसके बाद फिर आप बड़े से बड़ा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ब्रोकरेज आपको सिर्फ 20 रुपए लगेगी। तो ये एक तरीके से आपके लिए बहुत कम ब्रोकरेजेस पे बड़े गेन्स का एक अच्छा मौका है। और देर मत करिए, तुरंत लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए और देखते रहिए सीधी सी आवाज। वेलकम बैक। सौदा आपका में आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सेंसेक्स निफ्टी में 1/4% की बढ़त आई थी और इंफ्रा शेयरों में तेजी, लेकिन बैंक निफ्टी पर दबाव। दमदार नतीजों के बाद इन्फोसिस 9% तक चढ़ा। पहली तिमाही में कंपनी के मुनाफे और आय में बढ़त, डॉलर आय भी अनुमान से बेहतर। बाजार को अब HDFC बैंक, HUL, आइडिया, केन इंडिया और एशियन पेंट के नतीजों का इंतजार। नतीजों से पहले HDFC बैंक और आइडिया में बढ़त, लेकिन HUL और केन इंडिया पर दबाव। सन फार्मा की प्रॉफिट वार्निंग से 15% तक गिरा शेयर। दिलीप सांघवी ने कहा, रैनबैक्सी मर्जर से बैलेंस शीट पर दिखेगा दबाव। सप्लाई बढ़ने के अनुमान से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट। नाइमेक्स पर क्रूड $50 और ब्रेंट $57 के नीचे फिसला। सोना भी 5 साल के निचले स्तर पर। कॉमेक्स पर भाव $1100 के नीचे। और आज से शुरू होने वाले मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने अहम बिलों पर मांगा विपक्ष का साथ। 13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। तो मेरे साथ हैं हमारे 2 खास मार्केट एक्सपर्ट, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और साथ ही जुड़ चुके हैं इंस्टेंट फाइनेंशियल्स की राजेश अग्रवाल। सीधा हम रुख करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। शांतनु पॉल जी का पहला सवाल है, असम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शांतनु जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सलाह चाहते हैं सर? गुड मॉर्निंग मैम। मेरा सवाल है कैपिटल फर्स्ट पे, उसमें मेरा 200 शेयर्स है 360 के भाव पे। तो मैं जानना चाहता था कि अगले 3 से 6 महीने तक का इसका क्या नजरिया रखना चाहिए मुझे। क्या ये मतलब ऊपर की तरफ रुख कर सकता है या फिर मैं प्रॉफिट बुक कर लूं इससे? अगर प्रॉफिट बुक करता हूं तो मुझे 68 रुपए के प्रॉफिट पे
ओके, 68 रुपए के प्रॉफिट पर आप बैठे हुए हैं शांतनु जी, और पूछ रहे हैं कि ये सही समय हो सकता है प्रॉफिट बुक करने का। राजेश सर, गुड मॉर्निंग। कैपिटल फर्स्ट, ये कंपनी आपको कैसे दिखती है? शांतनु जी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या करना चाहिए इन्हें? और अगर आप कैपिटल फर्स्ट से इन्हें कहते हैं कि ये एग्जिट करें तो कुछ और सेक्टर्स और स्टॉक्स भी बताइए। लेकिन साथ ही में हम बता देते हैं मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आज शुरू हो रहा है मानसून सत्र, और हम देख सकते हैं यहाँ पे संसदीय कार्यकारिणी मंत्री श्री वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। आज पार्लियामेंट शुरुआत होगी, कुछ अहम बिलों पर नजर होगी संसद में, और साथ ही में ये भी आसार है कि हंगामेदार रह सकता है ये मॉनसून सेशन। तो इन सब के बीच प्रधानमंत्री संसद पहुंच चुके हैं और अभी मीडिया से भी मुखातिब होंगे। हम सीधा वहीं आपको ले चलते हैं जब प्रधानमंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे। किस तरह से इस सत्र को ये प्रधानमंत्री देख रहे हैं, किस तरह की उम्मीद है इन्हें, और पूरे देश की तो उम्मीद यही होगी कुछ अहम बिल जो अटके में वो पास हो जाए। लेकिन कितने सारे विवाद हैं, इस सब के बीच में ये मॉनसून सत्र कितना सफल रहता है इस पर भी रहेगी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहम मंत्रियों के साथ संसद पहुंच चुके हैं और अभी मीडिया से बस थोड़ी देर में मुखातिब होने वाले हैं। आज वर्षा सत्र का आरंभ हो रहा है। 13 अगस्त तक ये सत्र चले ऐसा तय हुआ है। कल बहुत ही अच्छे माहौल में सर्वदलीय बैठक हुई है और देश को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय सब मिलकर के करें, ये प्रयास हमारा निरंतर रहा है, आगे भी रहेगा। गत सत्र में कुछ राजनीतिक दलों ने ये आश्वासन दिया था कि अगले सत्र में कुछ काम प्रायोरिटी पर पूरे कर दिए जाएंगे। इसलिए मुझे आशा है कि इस सत्र में काफी अच्छे निर्णय होंगे, अधिक निर्णय होंगे और संसद देश की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल बहुत ही उत्तम प्रकार की चर्चा करने के लिए एक माध्यम के रूप में अपना काम करेगी। अब तक सबका जो सहयोग मिला है इसके लिए मैं हमेशा उनका आभार व्यक्त करता हूं और आगे भी सभी सांसदों का उत्तम कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस भरोसे के साथ इस संसद का सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री संसद के बाहर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और ये उम्मीद रख रहे हैं कि मानसून सत्र उतना हंगामेदार नहीं रहेगा और कुछ अहम बिल पर फैसले लिए जा सकेंगे। लेकिन अब आपको सीधा ले चलते हैं बैंगलोर, जहां आज इन्फोसिस के शानदार नतीजों के बाद मैनेजमेंट कर रहा है बात मीडिया से। सीधा बैंगलोर चलते हैं। Hi everyone, Chandra here from ET Now. Vishal, you complete a year since you took charge as Infosys CEO on 1st August. So I'm sure this must be a great anniversary gift to deliver numbers such as these. So are you on track to get back to industry-leading growth next financial year, or will you advance that? And despite this momentum, why have you stopped short from raising your guidance in constant currency? And Rajiv, your outlook on margins and pricing going forward. Praveen, if you can just take us through the challenges that you're seeing in various geographies, because Europe has weakened for 2 consecutive quarters now. Thank you so much. Hi Chandra, we are very excited about the results in the quarter, but it is one quarter on a long journey that is still in front of us. We have our eyes, our path set on the 2020 journey, the ambition that we have laid out, our aspiration to get to $20 billion in revenue at 30% margin. And most importantly, amplifying our ability, and instead of this downward spiral that the industry has been on of lowering RPP, and again in this quarter we saw not only in our results but in the results of others this pressure towards lowered RPP and so forth.
we want to reverse that and by 2020 get to $80,000 per employee revenue, which is what I have set as our aspiration. So it's a great step in that journey. We are very excited. We are still maintaining our guidance for the year as well as our expectation to be at the industry-leading growth by the middle of next year. So we are all set on that. Beyond that, I think there are lots of pressures that we face as we execute on a particular quarter, and macroeconomic conditions and individual situations in the industry and individual accounts and so forth. So you see ups and downs in the course of quarters, but we are very confident about the path that we are on over the longer term, and I think the last quarter is a very clear step as it demonstrates in that direction. On the pricing front, we have said that pricing is very, very competitive, and especially on a traditional business, we are seeing a lot of competition on the pricing front. Pricing this quarter has declined sequentially by 0.7%, which is in line with what our expectation in the beginning of the year was. On a year-on-year basis, the pricing has declined by 3.3% constant currency terms, which is something that we have to mitigate through better effort productivity and automation, other things that Vishal has been articulating in the last couple of calls. On the margin front, we have to balance the needs for making investment because in line with our strategy and what we have laid out. At the same time, we are looking at operational efficiency, looking at cost optimization. So we still feel confident with the margin band that we've given of 25% plus minus 1%. Yeah. On the sectoral thing, overall we have seen broad-based growth. We have seen fantastic growth in manufacturing, financial services, healthcare and life sciences. Retail has been reasonably okay, retail and telecom. Energy is probably the only sector which is still continued to be challenged. Otherwise, we have seen good traction uptick in all the sectors. And from a geography perspective, we saw 5.1% growth in Americas and Europe, only 1.2%. But on the Europe side, we are not seeing any secular trend. We in fact went and looked back to the last 5 years, and by coincidence we found out Q1 was the weakest quarter in the last 5 years from a Europe perspective. And in fact, we won 5 large deals this year, this quarter, totaling a TCV of $688 million. Out of it, 2 of the large deals were in Europe. We also opened 10 new accounts in Europe. So it's not really a matter of concern. It so happens, we can't, in the last 5 years we have seen Q1 being the weakest from a Europe perspective. And from a service line perspective, we have seen fantastic growth in cloud and infrastructure services, 7.2% growth. Engineering services, about 6.6% growth. If you look at business and IT, it's about 4.5%. Consulting and system integration, 4.8% growth. So by and large, I think it's been across the board, services sector-wise, it has been broad-based. Hi gentlemen, Kritika Saxena from CNBC TV 18. Congratulations on a good quarter, sir. My first question to Vishal. Vishal, you've signed, as Praveen said, contracts of around $688 million in terms of the total contract value. That seems to be going up on a quarter-on-quarter basis. From the order book and the deal pipeline that you're seeing in the next 3 quarters, would that gradually increase for Infosys? And what is the word on the ground? If you can break up the outlook from a sectoral point of view, to Rajiv, there, as you said, pricing has been fairly consistent. Going ahead in the next 3 quarters, would there be some kind of pressure? Because there has been a sense in the industry that pricing is under slight pressure. Given currency volatility, would you now have to relook at your hedging strategy? And to Praveen, attrition, yes, has come down significantly over the last 1 year, Praveen. But on an overall consolidated basis, it's slightly high. Is that purely a seasonal impact? And would you be able to go back to the 12 to 14% range that Praveen targets in the next couple coming quarters? Thank you. So, Ritika, my fundamental belief is that that innovation is one of those things that is timeless, in the sense that when the times are bad, you need innovation, and when times are good, you need innovation. So I deeply believe that, and we see tremendous demand for the kinds of innovative services that we have been working on. There are some challenges in certain sectors, energy obviously, some parts of manufacturing, some parts of retail which face a tremendous disruption. But again, with the right mix of offerings, we believe that we can have the ability to
to meet the needs of our clients. And we have seen that. So what we have been focusing on is redesigning the experience of our clients. In the services world, there is a very mundane and cut and dry way in which we engage with clients. There are RFPs and we respond to RFPs. You have to bring a sense of strategic intent and engagement with the clients and become a deep partner in their journey. This is what I always talked about. Amplification is a much better idea than augmentation. So we have been focusing on that. The deal wins that Praveen talked about, in every one of the large deal wins, we have introduced this new process. It brings a very creative, deeply client-centric and empathy to the clients, to the way that we approach these. And we have started to see the first results of that, both in terms of the deals, like Praveen said, $688 million worth of large deals. Our win rate has dramatically improved compared to both the quarter before as well as the year before. So we are confident about that. And we are also bringing in the work that we do with existing clients, innovation into everything that we do. So we have launched some great initiatives to improve the ability to innovate and bring that innovation into all ongoing projects. We have more than 8,500 master projects that are going on right now in the company, and we are working to bring innovation to every single one of them. And we have a bunch of very inspiring, very great initiatives that we have launched that are being widely adopted inside the company. And as Rajiv said earlier, the RPP drop, we want to counter that in the right way, and that is by bringing innovation and automation into projects. And automation at Infosys is not a center of excellence where we have 20-30 people working on automation and check that box off, but we have, out of these projects, we have 1,400 projects that have already innovated using automation. So our clients are starting to see that, and as a result we feel confident about that. And that applies to all the sectors and all the regions, even though there are macroeconomic factors impacting certain ones of these. On the currency front, the currency markets are volatile, and we don't expect them to change in the near term. If you look at this quarter, the rupee depreciated against GB by about 8%, euro by 6%, CHF by another 6%. So I think our hedging strategy always has been to negate the impact of translation gains or losses through a hedging policy, so that the impact on our profit and loss account is negligible. I think if you look at how our hedging policy has worked over the last couple of quarters and last couple of years has been very, very encouraging. We have been able to do it very proactively and very effectively, and I think there's no reason for us to, at this point of time, to look at a change in that policy. We continue to hedge short term. We continue to hedge our net assets for the quarter to ensure that translation gains or losses are set off. So I think we'll continue with that policy with them. Yeah, on the attrition front, attrition is under control. This quarter it has marginally increased, but that's seasonal, because normally in quarter one we see people leaving for higher studies. So when you compare on a year-on-year basis, on a standalone basis, attrition has come down dramatically by 900 basis points, and that's in the range of 12 to 14 we talked about. At a group level, it has historically been slightly higher than on a standalone basis, and we expect to see maybe another 200 basis point improvement over the next few quarters. But we are extremely comfortable where it is, and all the initiatives that we did last year on the talent front has paid off. Sure. Gentlemen, Rukmini Rao from Bloomberg TV India. Vishal, want to understand from you, you still have a lot of money left in your kitty that is there for picking up startups. What is happening on that front? Is there any new startup that you could be looking at adding to Infosys' bouquet? Rajiv, I want to ask you, in terms of the margin expansion that you've seen, is this a sustainable margin expansion that you've seen, or it's just a one-off thing? And also, in terms of the volume growth also that you have seen, is this going to continue? And Praveen, want to understand from you, तो इन्फोसिस का मैनेजमेंट अपने क्वार्टर वन अर्निंग्स पर बात करते हुए, और जैसा कि इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने कहा कि ये पहला क्वार्टर है, ये पहला कदम है सफलता की दिशा में। अभी उनकी नजर 2020 पर टिकी हुई है और कंपनी का फोकस रहेगा इनोवेशन पर। इनोवेशन रहेगा कि इनके लिए, और हम देख रहे हैं मुनाफे और आय दोनों में शानदार बढ़त दर्ज की है कंपनी ने इस साल। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। इन्फोसिस एक बहुत ही अच्छा हैप्पी सरप्राइज है इस अर्निंग सीजन के लिए। आप अब इन्फोसिस के लिए राह कैसे देख रहे हैं और इन्फोसिस को पर क्या व्यू रखते हैं सर? देखिए, मध्यम से लंबी अवधि के लिए अगर कहना चाहूं तो इन्फोसिस एक उम्दा शेयर है जो कि प्राइस अभी के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए अगर आईटी में एक्सपोजर है तो।
और अब जबकि सिक्का साहब की जो हमने अभी बात सुनी अभी प्रोग्राम के दौरान, तो उसे देखते हुए मुझे लगता है कि डेफिनेटली आगे आने वाले दिन अच्छे ही होने वाले हैं। दूसरे सबसे बड़ी बात, उम्मीद से बहुत ही बेहतर नतीजे आज आए हैं, न केवल टॉप लाइन में बल्कि बॉटम लाइन में भी एक बेहतर नंबर्स देखे गए। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मैं समझता हूं कि एक एक्यूमुलेट रेटिंग इसमें बनती है। कोई भी गिरावट में एक्यूमुलेट करना चाहिए और कम से कम 1.5 साल का समय इसे देना चाहिए एक अच्छे मीनिंगफुल रिटर्न के लिए। तो बिल्कुल बाय की रेटिंग रहेगी, रेदर डिप बाय ऑन डिप्स की रेटिंग रहेगी स्टॉक पे। मानस, आपको इसकी चार्ट स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? टेक्निकली अगर बात करें तो इन्फोसिस में आप किस तरह की फॉर्मेशन देख रहे हैं? देखिए 2 वीक पहले ही स्टॉक ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक किया था, बट लोअर लेवल पे बहुत ही बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और वापस हमने हायर लेवल्स देखे। कल तक की अगर बात करिए तब तो स्टॉक लगातार 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, बट आज का जो पैटर्न है उसको देख के तो लगता है कि ये तो एक अपसाइड ब्रेकआउट है। और अगर हम थोड़ा लंबा व्यू रहे, अगर हम 8 से 10 मंथ का व्यू लें, तब आप अगर वीकली मंथली चार्ट देखें तो वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। तो उस आधार पे मैं समझता हूं कि कम से कम 1210 से लेकर 1230 तक के टारगेट सेट करके चला जा सकता है आने वाले करीब 8 से 10 मंथ के लिए। तो बिल्कुल आपको एक्यूमुलेट करना है स्टॉक को, बट अपना स्टॉप लॉस जरूर रखना है 975 रुपए के नीचे। ओके, सो इन्फोसिस बहुत शानदार नतीजों के साथ आज हम इसमें लगातार सुबह से बढ़त देख रहे हैं और अभी और 9075 का एक स्टॉप लॉस मानस आपको सजेस्ट कर रहे हैं, राजेश अग्रवाल कह रहे हैं कि आप इसे अपने बाय लिस्ट में जरूर रखें। तो इन्फोसिस आज टॉप गेनर्स में भी शामिल है। बाजार पर एक नजर यहां डाल लेते हैं। अब हमने सुबह जो दबाव देखा था अब वो बाजार से थोड़ा सा गायब होते हुए सेंसेक्स में हम 54 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। निफ्टी भी सुबह के मुकाबले अब ज्यादा चढ़ गया है, 21 अंक से बढ़ा हुआ है निफ्टी 8624 के स्तर पर। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और हम ब्रेक पर जाने से पहले शांतनु पॉल जी से बात करते हैं। असम से जुड़े थे हमारे साथ, लेकिन हम उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो एक रिकैप उनके सवाल का। इनके पास थे कैपिटल फर्स्ट के 200 शेयर और 360 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है, और ये जानना चाहते थे कि इन्हें जो अभी 68 रुपए के आसपास मुनाफा हो रहा है, क्या इसे बुक किया जाए? 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम पर इनकी नजर है। राजेश साहब, कैपिटल फर्स्ट, क्या आपको लगता है कि अभी वो वक्त आ गया है जब शांतनु जी को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और अगर ये प्रॉफिट बुक करके इससे निकलते हैं तो कोई और सेक्टर्स और शेयर्स आप इन्हें सलाह दे सकते हैं? देखिए जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ से बिल्कुल इन्हें मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि एक तो इनका टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, दूसरे स्टॉक ने बहुत अच्छा रन ऑफ ले लिया है। अब यहाँ से आगे जाने के लिए इन्हें कोई मीनिंगफुल फंडामेंटल चेंज आना पड़ेंगे या अच्छे नतीजे की घोषणा होनी पड़ेगी, जिसके लिए एक समय की दरकार है, और इनके पास समय सिर्फ 3 से 6 महीने का है। तो बिल्कुल यहाँ से निकल जाए। शॉर्ट टर्म में ये रहना चाहे तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ की कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक या येस बैंक जैसे स्टॉक में ये निवेश कर सकते हैं। इवन मिड कैप फार्मा, जहां की बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, फॉर एग्जांपल वन कैन हैव अ लुक एट ग्लेनमार्क फार्मा और औरोबिंदो फार्मा। ओके, और अब राम हमारे साथ है बेंगलुरु से। गुड मॉर्निंग राम, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट की राय जानना चाहते हैं? सर, RSWM लिया हुआ है 500 शेयर 325 में। जी, 500 शेयर है आपके पास? 500 शेयर है, 12 रुपए का मुनाफा हो रहा है। RSWM। जी सर, मैं समझ गई आपका सवाल। मानस, आपके सामने रखती हूँ राम जी का सवाल। RSWM के बारे में जानना चाहते हैं। 500 शेयर 325 रुपए पर खरीदा है, कैसे है इसके चार्ट स्ट्रक्चर सर? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर तो अभी भी काफी पॉजिटिव है। अगर आप देखिए तो लास्ट मंथ ही स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद एक बहुत ही स्मार्ट रैली दिखाई है। करीब 120 रुपए वहां से स्टॉक ने रैली दिखाई है, बट फिर भी स्टॉक में वीकनेस के कोई भी साइन नहीं दिख रहे हैं। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स कंटिन्यूअसली बन रहे हैं। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहे। अगर इनका टाइम फ्रेम 1 से 2 मंथ का है तो इनको स्टॉप लॉस रखना है 309 का, और टारगेट सेट करके चलने हैं 372 के।
और अगला सवाल पूछने के लिए मुंबई से गिरीश पांचाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग गिरीश, पूछिए अपना सवाल। मुझे दो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर के बारे में पूछना था। एक है नोसिल और दूसरा लाइका लैब। तो लॉन्ग टर्म के जरिए कैसे है उसका फीचर्स, या मुझे उसको चेंज करके किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? 1 साल के ज्यादा मेरी अवधि है उस पर, तब तक मैं रुक सकता हूँ उसमें। अभी मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया उसमें। ओके, आप पहले ही आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों है, नोसिल और लाइका लैब। राजेश जी, 1 साल का नजरिया है गिरीश जी का, इन दोनों के बारे में एक एक करके बताएं, कैसे दिखते हैं आपको ये दोनों फंडामेंटली? देखिए, नोसेल बहुत उम्दा है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। मौजूदा स्तर से कम 20 से 25% की बढ़त हम बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं स्टॉक पे आने वाले दिनों में। जहां तक लाइका लैब्स का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए कुछ शेयर है। लॉन्ग टर्म में अगर आप रहना है तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले मिड कैप फार्मा में दूसरे नाम गिनाए थे, ग्लेनमार्क और अविंदो, इवन इप्का या लुपिन, ऐसे स्टॉक्स में स्विच कर लें तो बेहतर होगा। ओके, तो आपको राजेश जी पहले ही कुछ पिक्स दे चुके हैं, उन पर जरूर नजर डालें गिरीश जी। लाइका लैब शायद लंबी अवधि के लिए उतना मुनासिब शेयर राजेश जी को नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ बैंक्स की बात की थी इसके ठीक पहले, वो है उनके पिक्स आपके लिए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे हमारी खास पेशकश मार्केट की पाठशाला। शेयर बाजार की बारीकियां जानने के लिए हमने शुरू की है खास सीरीज मार्केट की पाठशाला। आज इस कड़ी में जानते हैं कैसे आप बन सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। सीएनबीसी आवाज पर मार्केट की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हमने अब तक देखा किस तरह से आपको शेयर बाजार में उतरने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है, ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है और बैंक अकाउंट की जरूरत, और ये अकाउंट किस तरह से खुलवाने चाहिए, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। और हमारे साथ प्रज्ञा है जो एक इन्वेस्टर बनने की तैयारी में। प्रज्ञा, अब तक आप ये पूरी तैयारी कर चुकी है, सारे अकाउंट खुलवा चुकी हैं? जी सर, मैंने सारे अकाउंट्स खुलवा लिए हैं और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया है कि अब मैं इन्वेस्टर बनकर ही रहूंगी। वंडरफुल। इन्वेस्टर बनने में और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में बहुत फर्क है। और इन्वेस्टर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज शेयर खरीदा, सोचा 9:15, 9:30, 10 बजे शेयर खरीद लूं, 3:30 बजे तक बेच दूंगी, और अगर नहीं बिका तो वो पोर्टफोलियो में रह गया, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं। इन्वेस्टिंग मतलब सोच समझकर लंबी अवधि के लिए शेयर मैं वैसा ही कुछ करना चाहती हूँ। मैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहती हूँ और सोच समझ के अपने पोर्टफोलियो को हैंडल करना चाहती हूँ। उसके लिए क्या नुस्खे बताएं? तो फिर आज हम आपको बताएंगे कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बन सकती है। और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने आप को पहचानना, जानना और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पहचानना। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी अपने, और समझना होगा आपका एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, आपकी रिस्क लेने की क्या क्षमता है, कितने लंबे समय के लिए आप पैसा लगाना चाहती है। इन सब चीजों पर आपको फोकस करना होगा, तभी आप एक सही और स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाएंगे। सर, आपने मुझे समझाया था कि शेयर मार्केट में काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, तो क्या अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए मेरी जितनी भी सेविंग होती है मैं वो मार्केट में ही डाल दूं, क्योंकि कमाई अच्छी हो जाएगी मेरी? सारे के सारे पैसे? हाँ, क्यों नहीं। एक आपने कहावत सुनी है ना, वो कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालेंगे, सारे सेब एक ही बास्केट में नहीं रखने। क्यों? क्योंकि एक खराब हुआ तो सब खराब हो जाएंगे, राइट? वैसे ही सारे के सारे पैसे कभी भी एक ही एसेट क्लास में ना डालें। एसेट क्लास से मतलब क्या है? जो अलग अलग निवेश के मौके हैं उन्हें एसेट क्लास कहते हैं। जैसे इक्विटी शेयर हो गए, जैसे फिक्स इनकम, एफडीजी या म्यूचुअल फंड हो गए, डेट म्यूचुअल फंड, या फिर गोल्ड सिल्वर हो गए, या फिर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो गए। ये सारी एसेट क्लास हैं। तो आपको सारा पैसा कभी भी, चाहे मैं ये कह रहा हूं और आज फिर से कह रहा हूं कि इक्विटी सबसे बेहतर एसेट क्लास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब लॉन्गर टर्म में सबसे बेहतरीन रिटर्न आपको इक्विटी में मिलता है, शेयर में मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा पैसा आप शेयर में डाल दें। अब आपको कितना पैसा शेयर में डालना चाहिए और कितना पैसा फिक्स इनकम में, एसेट क्लासेस में, हाँ, ये जानना जरूरी है, क्योंकि वो एलोकेशन कैसे करना है ये पता नहीं होता आमतौर पे। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका कितना पैसा इक्विटी में जाना चाहिए और कितना फिक्स इनकम में जाना चाहिए, तो आप अपनी उम्र बताइए।
उम्र क्यों सर? मतलब लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, ये आपको पता ही होगा। और डॉक्टर से कुछ भी छुपाया नहीं जाता। तो मैं आपको फाइनेंशियल डॉक्टर हूँ, तो बेसिकली उम्र जानने की जरूरत इसलिए है। एक थंब रूल है। थंब रूल ये है कि फर्ज करें आपकी उम्र 25 साल है, मैं सही वाली नहीं पूछ रहा हूँ, 25 साल है, तो फिर आपको करना क्या है? हम फाइनेंशियल प्लानिंग में ये मानकर चलते हैं कि आप 100 साल जिएंगे, और अगर आपकी 25 साल उम्र है तो आपका 75% पैसा, अगर आपके पास 100 रुपए की सेविंग है तो 75 रुपए फिर जाएंगे इक्विटी में और 25 रुपए जाएंगे डेट में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए, 50 साल की उम्र हो गई तो फिर 50-50, उसके ऊपर उम्र हो गई तो इक्विटी का पोर्शन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी इक्विटी कम होती जाएगी आपके पोर्टफोलियो में, फिक्स इनकम या फिर दूसरे एसेट्स ज्यादा होंगी। तो ये एक थंब रूल है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सबके लिए सही साबित हो, लेकिन हाँ एक बेसिस के तौर पर आप ये मान सकते हैं कि आपकी उम्र जितनी है उतना ही आप फिक्स इनकम में रखें, बाकी बची हुई उम्र यानी कि 100 साल में जितनी उम्र बची उतना आप इक्विटी में डालें। लेकिन सर अगर मुझे कोई लक्ष्य हासिल करना है, अगर मेरा कोई गोल है, तो उसे ध्यान में रखते हुए हम कैसे इन्वेस्ट करें मार्केट में? ये बहुत जरूरी है। जो कहते हैं ना कि गुड बिगिनिंग इज हाफ डन, यानी कि अच्छी शुरुआत कर लो तो काम आधा हो गया। और अच्छी शुरुआत करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है प्रज्ञा? प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। और प्लानिंग करने के लिए सबसे पहली बात एसेट एलोकेशन की आती है। और एसेट एलोकेशन में सबसे पहले आपको ये अंदाजा लगाना है कि मैं किस एसेट क्लास में कितना पैसा डालूं। देखिए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय इस लिहाज से ज्यादा पैसा लगाएं कि आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर पैसा बच गया, हिंदुस्तान में दूसरी प्रीफर्ड एसेट क्लास गोल्ड है, सोना खरीद लिया जाए। सोना खरीदना ट्रेडिशनली ठीक था, लेकिन अल्टीमेटली अगर 10, 15, 20, 25 साल का सोने का आप मूव देखें तो सोने में उतना ही रिटर्न मिलता है जितनी महंगाई बढ़ती है। तो बेसिकली सोने को खरीद कर आप अपने पैसे की वैल्यू तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पर रिटर्न नहीं बन रहा। इसलिए हम कहते हैं कि सोने से भी हट जाइए। अब तीसरी एसेट क्लास है फिक्स इनकम की, डेट की या एफडीज की। वहां पर आप पैसा तो बनाते हैं, ब्याज तो कमाते हैं, लेकिन बनता कितना है? उतना ही जितना कि इन्फ्लेशन है। तो वहां भी आपकी कोई वेल्थ तो नहीं बन रही। तो वेल्थ बनाने का एकमात्र तरीका, ज्यादा सेफ, रिलायबल, लॉन्ग टर्म में जो तरीका है वो इक्विटी का। तो आपको इस लिहाज से अपनी रिक्वायरमेंट जितनी है उतना आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, उतना गोल्ड खरीद लीजिए, जितना थोड़ा बहुत पैसा कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए उतना फिक्स इनकम में रखिए, डेट में रखिए, म्यूचुअल फंड्स में रखिए या एफडी में रखिए, लेकिन बाकी बचा हुआ पैसा लॉन्गर टर्म के लिहाज से आपको इक्विटी में डालना जरूरी है। ये एसेट एलोकेशन हो गया आपका। ओके, तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर गोल हासिल करना है तो उस हिसाब से मुझे एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और वो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। जैसे अगर आपको 5 साल बाद कोई बड़ा खर्चा करना है, गाड़ी खरीदनी है, मुझे एक्चुअली घर खरीदने के बारे में मैं सोच रही थी। और बॉम्बे जैसे शहर में घर खरीदना काफी महंगा है, तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग ऑब्वियसली जरूरी है। तो फिर ऐसा है कि अगर आप 5 साल बाद घर खरीदने की सोच रही हैं तो 5 साल का पीरियड इक्विटी के लिए अच्छा है, यानी कि 3 से 5 साल का व्यू। इक्विटी में जब आप पैसा लगा रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, कम से कम 3 साल का व्यू होना चाहिए। 3 से 5 साल का व्यू लेकर अगर इक्विटी में पैसा लगाए, देखिए पहले पैसा बन जाए तो आपका नसीब, अच्छी बात है, मुनाफा कमा लीजिए, लेकिन व्यू आप 3 से 5 साल का रखेंगे तो नुकसान होने की गुंजाइश नहीं के बराबर हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, कोई शेयर आपने ऐसा ही खरीद लिया जिसमें होना निश्चित है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप सेंसेक्स, निफ्टी और इंडेक्स की बात करें तो ब्रॉडली 3 से 5 साल का कोई भी पीरियड कभी भी आप उठा के देख लीजिए, इक्विटी में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं आते। इसलिए मैं 3 साल से 5 साल की बात कर रहा हूं। तो अगर आपका गोल फिक्स है कि मुझे इतने समय बाद इस काम के लिए इतने पैसे चाहिए, उस हिसाब से फिर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें। सर आपने अभी नुकसान की बात कही, जोखिम की बात कही। अगर इक्विटी मार्केट्स इतने ही रिस्की हैं तो मैं फिर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करूं ही क्यों? फिर मैं एफडी खोल लूं, बिल्कुल, या फिर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लूं। लेकिन उसमें रिटर्न क्या आएगा? थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन रिस्क किसके लिए? ट्रेडर्स के लिए। जो उतार चढ़ाव होता है वो ट्रेडर्स का फ्रेंड भी है और दुश्मन भी, क्योंकि अगर आपने उस उतार चढ़ाव को सही पकड़ा तब तो आपने फटाफट ट्रेड कर के पैसा बना लिया, लेकिन अगर नहीं पकड़ा तो फिर आपका नुकसान होगा। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये जो उतार चढ़ाव या जो वोलेटिलिटी कहते हैं ना, जो रिस्क कहते हैं, ये इसकी फ्रेंड है। कैसे? जब बाजार बेहद खराब है, वोलेटाइल है, कमजोर है स्टॉक्स, तब इन्वेस्टर्स को खरीदना है। कहते हैं ना वो, जब कैसे आप मॉल में जाती हैं हर वीकेंड में जब सेल लगी होती है, बस जब सेल लगी हो स्टॉक मार्केट में तब खरीदने का, खरीदारी करो। एग्जैक्टली। और जब मार्केट में यूफोरिया है, सबको अच्छा लगता है कि अब खरीदना है, अब खरीदना है, तब आपके बेचने का वक्त आता। तो उतार चढ़ाव आपका
आपके काम आ सकता है एज एन इन्वेस्टर। और लॉन्गर टर्म व्यू जब आप रखते हैं, देखिए उतार चढ़ाव हर रोज होता है, बाजार में हर सेकंड भाव बदलते हैं, लेकिन अगर आप 1, 2, 3, 5 साल का व्यू लेकर चलेंगे तो फिर वहां पर आपको स्टेबिलिटी दिखेगी भाव में। दूसरी बात, 3, 4, 5 सालों में आप कंपनी के शेयर की प्राइस और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को मिलाकर एक ग्राफ बनाएंगे ना, तो लगभग एक डायरेक्शन में दिखेगा। तो अच्छी कंपनियां जो अच्छा कारोबार कर रही है, लॉन्गर टर्म में वो बढ़िया परफॉर्मेंस देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आज आपने जाना कि कैसे बन सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, लेकिन हम आपको और स्मार्ट बनाएंगे और आपको बताएंगे कि लंबी अवधि में निवेश से जुड़े रिस्क को आप कैसे कर सकते हैं कम। तो मार्केट पाठशाला में कल लेकर आएंगे हम इस खास टॉपिक पर चर्चा, तो बिल्कुल ठीक 11 बजे देखना ना भूलिएगा हमारे साथ मार्केट की पाठशाला। लेकिन आपको यहां बताते हैं कि संसद का मानसून सत्र आज शुरू हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हो गई है और यहां पर किस तरह से किन बातों पर अहम फैसले होते हैं हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आज है पहला दिन, 13 अगस्त तक चलेगा ये मानसून सत्र। इसी के साथ सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर आपके सवालों को शामिल करेंगे, हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपको देंगे अपनी सलाह। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बात करते हैं नवीन जी से जो जुड़ रहे हैं दिल्ली से अपने सवाल के साथ। गुड मॉर्निंग नवीन, बताइए कौन सा शेयर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? मैडम मेरे पास जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के शेयर हैं, 310 शेयर। हाँ, 300 रुपये के हिसाब से लिए थे। अच्छा, 310 शेयर हो, आपको बहुत ही नुकसान हो रहा है। पहले पुरानी खरीद रही है आप। Reverse our growth, we did more than 5.5% growth in our top 10 clients. So these are things that we have done a very determined and dedicated focus on, and they are starting to show results. But otherwise, what Rajiv and I are saying is that for now we feel confident in our guidance of 10 to 12. But would you be able to meet the industry-leading target of FY17 earlier in FY16, or is that being too? No, we are still holding on to what we had said middle of next year as our target to get to industry-leading growth, and we feel good about that. Rajiv, break up margins for me quickly. And going ahead, there's a lot of volatility in terms of currency, in terms of macro uncertainty, energy, Europe. What in the next 3 quarters are going to be the areas that you watch out for to be able to contain and sustain margins and volumes at 5.4%? What would you do to be able to sustain that? So on the margin front, we rolled out wage hike to all our employees in India, about 6.5%, 7%. In overseas was 2%. So that impact was about 200 basis points on the margins. The visa application which go for the US H1B visas was an impact of about 60 basis points. So overall impact was about 260 basis points. The rupee depreciated during the quarter by about 2.5%, which gives us a benefit of 60 basis points. And all the other operational efficiencies that we saw in the system, cost optimization, gave us a benefit of 30 basis points. So that's how the margin pans out to be 170 basis point drop in operating margins. On the volume growth has been the best in the last 19 quarters, which actually gives us a lot of confidence in terms of what we are seeing in the subsequent quarters. But you also have to understand volume growth and utilization and pricing are all related to each other. Okay. All 3 of them have to look good to sustain on the margin. So if the volume growth is very good, but the utilization is good, but the pricing falls, then it's a matter of concern. So I think as you look at the margin front, I think we have to be focused on making investment in the business. The business requires investment. We are changing the course of the business. We are investing in new technologies, investing in new areas of business. So we cannot expect to accelerate our growth but cutting our investment. So we have to balance the needs. And that's a tough job. It's not easy. So what we are saying is we are given a margin band. We are not sticking to one margin number. We are given a margin band of 24 to 26. We feel confident we'll be within that band. And at the same time, we'll be able to make money by making investments. Quickly rate Vishal in the 1-year anniversary. The best and not at all senior. Thank you so much, gentlemen. तो इन्फोसिस का मैनेजमेंट काफी खुश और खुश भी होना चाहिए। हर वो वजह है, मुनाफे और आय दोनों में बढ़त देखने को मिल रही है। डॉलर गाइडेंस भी बढ़ा हुआ है और आज इन अच्छे नतीजों के दम पर इन्फोसिस का स्टॉक भी तेजी से 10% से ज्यादा की उछाल दिखा रहा है। और अब निगाह रहेगी पूरे साल पर, लेकिन जिस तरह का गाइडेंस कंपनी अभी दे रही है उससे लग रहा है कि वो तैयार है इस साल में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ। लेकिन हम थे अपने सवालों पर, हमारे दर्शक दिल्ली
दिल्ली से जुड़े हुए थे नवीन, जिनके पास जिंदल स्टील के 300 के आसपास शेयर थे। 310 के भाव पर इन्होंने खरीदा था और ये जानना चाहते थे कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। बहुत सारा लॉस इन्हें यहां पर हो रहा है। राजेश, जिंदल स्टील क्या करने की सलाह देंगे नवीन को? देखिए, एक तो तय है कि इनके बहुत सारा लॉस हो रहा है। अब यहाँ से डाउनसाइड बहुत कम बचता है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कैप में बहुत बड़ा कट हम देख चुके हैं। स्पॉन्ज आयरन की एक उम्दा कंपनी जिसमें पावर के भी एक बहुत बड़ी क्षमता है, विदेशों में बहुत सारे एसेट है, लेकिन माइनिंग के कुछ विवाद के कारण से यहाँ पे हम लगातार गिरावट देख रहे हैं। इस वक्त खबरों में ये भी है कि मैनेजमेंट ये कोशिश कर रही है कि विदेशों के कुछ एसेट बेच के डेट कम किया जाए, जिससे मार्जिन्स में थोड़ा सुधार देखने को मिले। मैं कहूँगा बने रहे हैं स्टॉक में। पूरी भरपाई तो होना इस वक्त मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन कम से कम 20 से 30% की उछाल मौजूदा स्तर से आने वाले एक साल में बिल्कुल संभव है, तो इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। अगला सवाल पवन जी का, मुंबई से। पवन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्ते पवन, पूछिए अपना सवाल। मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मुझे फार्मा सेक्टर में कोई 2 से 3 शेयर्स और प्राइवेट बैंकिंग में कोई 2 से 3 शेयर्स जिनमें मैं SIP स्टार्ट कर सकूं, प्लीज सजेस्ट कीजिए। ओके, तो फार्मा और प्राइवेट बैंकिंग इनकी पसंद है। इससे पहले हमारे साथ एक और जनाब थे जो फार्मा पर ही सवाल पूछ रहे थे और मानस को फार्मा में और बिंदु फार्मा सबसे अच्छा पिक लग रहा था। राजेश जी, इसलिए आप अपने पिक्स बताइए, फार्मा और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कौन से स्टॉक्स के पर आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, चूंकि ये SIP करने की बात कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये कुछ लंबी अवधि के लिए करना चाहते हैं। दैट मीन्स एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए। तो मैं समझता हूं कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में सबसे उम्दा शेयर HDFC बैंक का रहेगा, जहां पर ये SIP कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक स्पेस में थोड़ा मिड कैप साइड में येस बैंक का रहेगा, जहां पे ये SIP कर सकते हैं। जहां तक फार्मा की बात है, फ्रंट लाइन की बात करूं तो डॉक्टर रेड्डीज या सिप्ला, इन दोनों में से कोई एक चुन ले। और सेकेंड राउंड की बात करूं तो ग्लेनमार्क, ऑरोबिंदो, इप्का, लोपेन, इसमें कोई एक चुन ले। तो 2 स्टॉक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग से और 2 स्टॉक फार्मा से इन लिस्ट में से चुन लें और अपना SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। राजेश जी, थैंक यू सो मच आज हमारे शो में आने के लिए। सर, कई स्टॉक्स पर आपसे बात हुई है, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? प्रियंका, जिन भी स्टॉक्स में चर्चा हुई है उसमें मेरा किसी में निजी निवेश नहीं है, बट ये मान के चलना उचित होगा कि कुछ स्टॉक्स हमारे कंपनी के या क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। शुक्रिया। हम राजेश जी से तो इजाजत ले रहे हैं, लेकिन मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम मानस जायसवाल के साथ लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। वेलकम बैक। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। पहला सवाल अखिल का, और पहला स्टॉक इनका है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। 1000 शेयर हैं, 139 रुपए में इन्होंने खरीदा था। अब क्या करना चाहिए इसमें? स्टॉक ने एक बढ़िया बेस करीब 100 रुपए के आसपास बनाया है, तो मेरे हिसाब से बने रहे। 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट 120 है, बट अगर उसके ऊपर स्टॉक जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट 135 का आता है। अगला स्टॉक टाटा स्टील। हर्षद जानना चाहते हैं, 200 शेयर है, 503 रुपए में खरीदा था। अभी भी स्टॉक वीक लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे लगातार देखे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कोई बाउंस बैक है जहां स्टॉक 295 के लेवल टच करे तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। रामानिक जी के पास है टीवीएस मोटर के 150 शेयर, 193 रुपए में उन्होंने खरीदारी की थी। अब क्या करना चाहिए? बने रहे स्टॉक पे। 249 का स्टॉप लॉस रखें और एक शॉर्ट टर्म टारगेट 290-295 के आते हैं। ब्रिजेश जी पूछ रहे दीपक फर्टिलाइजर के बारे में। 40 शेयर, 171 रुपए में खरीदारी की है। बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है पिछले दिनों दीपक फर्टिलाइजर्स में। मैं समझता हूँ कि 135 का स्टॉप लॉस रखें और एक रेजिस्टेंस जरूर है 155 के आसपास, बट अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट टारगेट आते हैं वो 176 के आते हैं। अनुज वत्स जी के पास हैं पिपावाव डिफेंस के 200 शेयर, 39 रुपए 85 पैसे में खरीदारी की थी।
बने रहे स्टॉक में 59 का स्टॉप लॉस रखें। टेक्निकल टारगेट 73, 74 के आते हैं, जो आने वाले 1 से 2 हफ्ते में टेस्ट हो सकते हैं। सुवेन लाइफ साइंसेज के बारे में जानना चाहते हैं भगवान जी। 100 शेयर है, 212 रुपए में इन्होंने खरीदा था। बने रहे सुवेन लाइफ साइंस में। पिछले दिनों स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया, तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट 325 रुपए के आसपास आते हैं। अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 249 कर लें। अर्पण शाह के पास है जीएमआर इंफ्रा के 1000 शेयर 19 रुपए में खरीदारी की है, क्या करना चाहिए इसमें? मैं समझता हूँ कि यहाँ से एग्जिट होना चाहिए। जो ओवरऑल ट्रेंड है वो खराब लगता है और शायद आने वाले टाइम में लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। वाराणसी के त्रिलोक चंद पूछ रहे हैं बायोकॉन में क्या हो अगला कदम, होल्ड या सेल? 150 शेयर 480 रुपए में खरीदा है। 450 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहे। अगर स्टॉक 495 के ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट 526 के आते हैं। अगला स्टॉक आर्चीज, ये है वैभव जी के पास, करीब 859 शेयर 31 रुपए 60 पैसे में इन्होंने खरीदारी की थी। आगे क्या करना चाहिए? बिल्कुल बने रहना चाहिए। लोअर लेवल 25 का टारगेट स्टॉप लॉस रखें और जो शॉर्ट टर्म टारगेट आते हैं वो 36, 37 के आते हैं। विपुल जी पूछ रहे हैं अशोक लेलैंड में क्या करें? 900 शेयर है, 49 रुपए में इन्होंने खरीदा है। अगर ये शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। 74 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट 86, 87 के आते हैं। अगला स्टॉक श्री रेणुका शुगर, अजय बंसल जी के पास है, इसके 1000 शेयर 26 रुपए के भाव पर खरीदारी की थी। वीकनेस शायद आने वाले टाइम में और भी देखने को मिलेगी, तो स्टॉक से निकलना चाहिए। अनीश जी के पास है एमटीएनएल के 1000 शेयर 34 रुपए में इन्होंने खरीदा था। बने रहे एमटीएनएल में। पिछले दिनों के मुख को देख के ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम थोड़ा बेहतर होगा स्टॉक के लिए, तो 18 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड 26, 27 के टारगेट्स आते हैं, जो आने वाले शायद 3 से 4 हफ्ते में टेस्ट कर सकता है स्टॉक। धन्यवाद मानस, हमारे वक्त निकालने के लिए। आज कई स्टॉक्स पर आपसे चर्चा हुई, आपने कई स्टॉक्स पर सलाह दिया है। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर सर? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में हमने बात की इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यही एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई हो सकती है। शुक्रिया। मानस जायसवाल थे हमारे साथ, आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। और इसी के साथ सौदा आपका में मुझे भी यही इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी राउंड अप के साथ। नमस्कार।